हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हमारा क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास में हमने बेसिक फिजिक्स स्टार्ट किया था और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन क्लासेस के पीडीएफ प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सारे, अगर ये सब करना चाहते हो तो इसके लिए आप बीएमसी क्लासेस विद अजय ऐप डाउनलोड करिए। कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। वहाँ पे कोर्स सेक्शन में जाइए और कोर्स सेक्शन में जाने के बाद आप वहाँ पे मैथ स्पेशल, ये साइंस फिजिक्स स्पेशल हो जाएगा, आगे आपकी बायो वगैरह भी क्लासेस आ जाएंगी। तो फिजिक्स के लिए आप 59 पे करके ये पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिल जाएंगे। कंप्लीट फिजिक्स आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, तो आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। तो पहली क्लास हो गया, आज हम दूसरी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि आपको पता चल सके कि कंटेंट कैसे पढ़ा जाता है और पेपर में कैसे साइंस के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्योंकि साइंस हम जो पढ़ाते हैं वो एज इट इज़ पेपर में आती है। पिछले 4 सालों से पेपर उठा के देखो, हमारे पुराने लेक्चर उठा के देखो, वहाँ मिल जाएगा। बाकी जीकेएसएस भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे हमारी वजह से कोई भी कोर्स बाय नहीं करना, वहाँ पे वैसे भी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, कोई भी ओए बातें नहीं करो, शांत से बैठना। कोई भी अगर आप फिजिकल चीज़ देख रहे हो जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उन सब के बारे में अगर आपको बाहर से पढ़ना है तो कौन बताएगा? फिजिक्स। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर बोले कि फिजिक्स वर्ड किसने दिया था तो आंसर होगा एरिस्टोटल ने। और फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया कौन है? सीवी रमन। और इंडिया में फिजिक्स का सबसे पहले नोबेल प्राइज इसी को मिला था। ठीक है, सीवी रमन को। उसके बाद मैंने बताया था कि मेजरमेंट यूनिट क्या होते हैं। दुनिया की हर एक चीज़ को मेजर किया जा सकता है और जो भी चीज़ मेजर करने लायक हो उसको कहते हो, उसके लिए कोई ना कोई यूनिट बना होता है, डेट इज मेजरमेंट यूनिट। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लगाया था 20 केजी, अगर मैं केजी नहीं लिखता तो क्या पता चलता है क्या चीज़ है? केजी लगाते मुझे समझ आ गया कि मास की बात हो रही है। अगर मैं मीटर लगाता तो लेंथ की बात हो जाती, सेकेंड लगाता टाइम की बात हो जाती। सबके अलग अलग यूनिट होते हैं। और ये जो नंबर है ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड, कि कितना मैग्नीट्यूड है। जितना बढ़ाओगे मैग्नीट्यूड उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारे यूनिट होते हैं मेजर करने के। फिर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे मैंने आपको 3 तरह के सिस्टम बताए थे। मेनली जो यूनिट है वो कैसे हैं? फंडामेंटल हो सकते हैं, डायराइव्ड हो सकते हैं और सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। फंडामेंटल मैंने बताया था आगे 7 है। उससे पहले जो बेसिक पहले यूनिट होते हैं, जैसे पहले एफपीएस सिस्टम होता था, फिर सीजीएस सिस्टम होता था, फिर इन दोनों को मिला के एक सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं एमकेएस। ये यूनिट के नाम है। मेनली हम यूनिट इनको मेजर करते हैं, लेंथ, मास और टाइम। तो एफपीएस में क्या होता था? लेंथ को हम लोग फुट में नापते थे और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। सीजीएस में क्या होता था? जो लेंथ है उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते थे और मास ग्राम में और टाइम अगेन सेकंड में। फिर फाइनल आया एमकेएस सिस्टम, उसमें क्या था? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और इसी को हम बोलते हैं क्या है? एसआई सिस्टम। ये क्या है? एसआई, जो इंटरनेशनली सिस्टमेटिक सिस्टम है, जिसमें क्या है? एक ही यूनिट होता है किसी भी चीज़ का, वो एक ही होगा। जैसे लेंथ को मेजर करोगे उसमें सेंटीमीटर भी सही है, मीटर भी सही है, किलोमीटर सही है, मिलीमीटर सही, सब कुछ सही है। लेकिन जब ऐसा ही पूछेगा ना तो मीटर आंसर देना पड़ेगा आपको। इसलिए पेपर में ऐसे यूनिट पूछे जाते हैं। फिर हमने देखा था यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट। एक चीज़ और लिख लेना, फंडामेंटल जो यूनिट होते हैं कैसे यूनिट होते हैं? ये इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लेंथ बतानी है तो लेंथ का ऐसे यूनिट हमने क्या पढ़ा था? मीटर। ऐसा ही क्या होता है? मीटर। हालांकि किलोमीटर, सेंटीमीटर सारे यूनिट हैं मेजर करने के, बट सही में ऐसा ही पूछे तो मीटर ही आंसर लगाना आपको। अब मीटर बताने के लिए मुझे सिर्फ मीटर ही, किसी के आगे मैं लिख दूँ 2 मीटर, तो समझ आ गई कि लेंथ की बात हो रही है। क्या इसके लिए मुझे टाइम बताने की नीड है? क्या इसके लिए मुझे कोई किलोग्राम मास बताने की नीड है? मैं अकेला एक ही यूनिट से उसका बता सकता हूँ मैं किसके बारे में बता रहा हूँ। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये मतलब होता है इंडिपेंडेंट का। ठीक है, उसके बाद ये हमने फंडामेंटल पढ़े थे। फिर मैंने कुछ टेम्परेचर के रिगार्डिंग बताया था कि अगर आप पूछे कि पानी का बताओ बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कितने डिग्री पे वो बॉयल होता है। बॉयल होने का मतलब क्या होता है? जब लिक्विड से
गैस बनना स्टार्ट है, उसको होता है बॉयल होना। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही टेम्परेचर पहुंचता है तो पानी क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है और उसके गैस बनना शुरू हो जाती है। 99 पे बॉयल नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। जहाँ भी ठंड पड़ती है 0 डिग्री नेगेटिव पे, वहाँ पे आप देखते होंगे कि पानी क्या होता है, जम जाता है, क्योंकि पानी 0 डिग्री पे जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम डेंसिटी पानी कितनी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर कोई पूछे कि भाई बताओ जो ठंडे इलाके होते हैं, नेगेटिव की टेम्परेचर होता है, वहाँ पे पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो कैसे सर्वाइव कर पाती है, जैसे फिश वगैरह कुछ जो भी है, क्योंकि बर्फ़ ऊपर जमती है, नीचे डेंसिटी हाई होती है, जिसकी वजह से नीचे क्या होता है, जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि टेम्परेचर क्रॉस नहीं कर पाता है और नीचे टेम्परेचर 4 डिग्री रहता है, ऊपर 0 जमा होता है और वो क्रॉस ही नहीं होता है। तो यही वजह होती है उसकी भी। ठीक है, फिर मैंने बताया था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा पानी की स्टेज, यहाँ पे पानी तीनों स्टेज में मिल जाए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो कितना होता है, 1/273.15 केल्विन। ठीक है, फिर बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ना कि सेल्सियस। क्या होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस में बोल सकते हो। फिर ये बताया था ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, डायमेंशंस पढ़ना स्टार्ट किए थे, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। इसके आगे स्टार्ट करें, अभी एरिया पता चल गया था, वॉल्यूम हो गया था, डेंसिटी हो गया था, वेलोसिटी हो गया था, एक्सेलेरेशन पढ़ना था हमें ना। और इससे बाद हमने बीच में आगे एक आधा पढ़ा था, क्या था वो, मैंने ये बताया था, तीनों स्टेज। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सेलेरेशन के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब रेट ऑफ चेंज वर्ड आ जाए, इसका मतलब कोई भी चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो मैंने टाइम के अकॉर्डिंग किसको चेंज करूं, डिस्प्लेसमेंट को, तो उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी एक तरह की स्पीड ही होती है। क्या होती है, स्पीड होती है, बट इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है फिक्स, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट के पास जाना है, तो अगर मैं सीधा जाऊंगा तो एक वेलोसिटी से जाऊंगा, लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे करके जाते हो तो फिर आपकी वो स्पीड कहलाएगी। बात एक ही है, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बाय टाइम को स्पीड कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हुई अकॉर्डिंग टू टाइम, इसी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। जब आपको ये बात समझ आ गई, इसका ऐसा यूनिट आप खुद लिख लोगे। पूछेगा व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो क्या हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, लेंथ का होता है मीटर, और टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट। समझ आई बात की। अगर इसका डायमेंशन लिखना पड़े तो फ्रैक्शन में ऊपर नीचे लिखना है। ऊपर क्या खाली मीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ को एल ही लिखते हैं, एल एक बार, नीचे टाइम एक बार, टाइम ऊपर चला गया तो नेगेटिव मान लिख दो, ये हो गया इसका डायमेंशन। आगे मैंने लिख के भी बताया था वहाँ पे। अब आते हैं एक्सेलेरेशन क्या होती है। कभी आपने प्रैक्टिकल एक्सेलेरेशन देखा भाई, एक्सेलेरेशन देखा कभी प्रैक्टिकल किसी ने, कहाँ देखा था। गाड़ी की जब आप रेस देते हो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट करना। तो गाड़ी की जहाँ बाइक की आप जैसे ही रेस बढ़ाते हो या कम करते हो, वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन चेंज होता है। देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फर्क क्या होता है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर आप वेलोसिटी को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब इसकी डेफिनेशन से मैं कह सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन वो होती है आपकी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्योंकि वेलोसिटी अगर आप देखो, आप गाड़ी चला रहे हो तो पहले भी तो किसी वेलोसिटी चल रहे होंगे, फिर आप एक्सेलरेट करते हो तो क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या कहलाता है, टाइम के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने के बाद आप देखते हो मैं कितनी पॉइंट डिस्टेंस कवर करा, कितने टाइम में, उसको कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करके उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम। और अगर मैं इसका यूनिट पूछ लूँ, आपको बताऊँ व्हाट इज द, पेपर में आ गया व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो आपको याद करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब छोटे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बना देगा, क्वेश्चन बोलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो यहां बोलेगा क्या आएगा बीच में,
तो किस चीज़ को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करे तो एक्सेलरेशन बनती है। तो बीच में मास लिख देगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, अलग अलग ऑप्शन लिखेगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे वेलोसिटी आता है। और कभी कभी ये पूछ लेता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका ऐसा यूनिट बनाते हैं। बताओ वेलोसिटी क्या होता है? अभी आपने पढ़ा मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम का सेकेंड। अब ऊपर डबल है, नीचे फ्रैक्शन सिंगल है। मैथ में सिखाया था, एस कहाँ जाएगा? नीचे वाले में रहेगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होता है। समझ आया सबको यहां तक? ये देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे इसका। ऊपर क्या है? m, मतलब लेंथ एक बार, नीचे क्या है? टाइम दो बार, और इसी को लिखेंगे L1 T माइनस का 2। तो समझ आया इसका डायमेंशन? पेपर में अगर डायमेंशन पूछे, पेपर में ऐसे यूनिट पूछे, तो डायरेक्ट इसको आपको याद नहीं करना है, इसको लर्न नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला याद करने हैं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, यही सब कुछ है। अगर ये आपको समझ आ गया तो आगे चल के चीज़ें समझ आएंगी। अब देखो इस पर क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से बनाता है। अगर न्यूमेरिकल देख लें तो कैसे न्यूमेरिकल बन जाएगा इसका। देखो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं ना फिजिक्स में, वैसे बना देगा। मान लो आपकी गाड़ी चल रही थी विद द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। कितने मीटर पर सेकेंड? 40 मीटर पर सेकेंड। आपने ब्रेक अप्लाई करी, क्या करी? ब्रेक अप्लाई करी, और ब्रेक लगने के बाद टाइम लगा गाड़ी को रुकने में, मान लो 10 सेकेंड का। बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी? अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं करा, आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे ही बच्चों को नहीं आती है, और न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो बच्चों को लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया, है ना। तो ये टफ नहीं है। पहले बताओ एक्सेलरेशन होता क्या है? देखो एक्सेलरेशन अगर हम बात करें तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी चेंज मतलब क्या हुआ? पहले भी होगी फिर दूसरी वेलोसिटी होगी, तभी तो उसको बोलेंगे चेंज कितना हुआ। मान लो पहले वो 10 की स्पीड में था, अब 30 में है, कितना चेंज आया? 20 का। तो उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी में से क्या करो, मैं ये नेक्स्ट पेज में लिखवा देता हूं, काम आ जाएगा आपका। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, उसमें से निकालेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी कभी बेसिक आ जाता है इसमें से, उसमें से निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे रखेंगे टाइम। और हमेशा याद रखना, जब भी कैलकुलेशन करोगे न्यूमेरिकल की, तो यूनिट आपको फंडामेंटल में ही रखने हैं। जैसे लेंथ है तो कोशिश करना मीटर में ही रखने की, उसको टाइम को सेकंड में रखने की। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था कि जो कोई गाड़ी, कार कोई चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है? 40 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, वहां पे ब्रेक अप्लाई किया गया गाड़ी को रोकने के लिए, और गाड़ी रुक जाती है 10 सेकंड में। बताओ एक्सेलरेशन कितना हुआ? अब एक्सेलरेशन क्या होगा? सीधा फॉर्मूला पुट कर दो सर। एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में से नीचे रखना टाइम। फाइनल कितनी है आपकी? जैसे ही ब्रेक अप्लाई करोगे तो फाइनल कितना हो जाएगा? रुक जाएगी ना, तो फाइनल हो जाएगी 0, और इनिशियल कितनी थी? 40। ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम भी सेकेंड। तो यूनिट सारे सही हैं, और मुझे पता है एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। अब लिख के देख लेना, बाद में मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ पे कितना आया? नेगेटिव का 40, नीचे आया 10। आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका यूनिट यही होता है। अभी पीछे हमने पढ़ा एक्सेलरेशन का यूनिट। तो अगर आंसर होगा तो -4, नेगेटिव इसलिए क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। अगर वही उल्टा रेस दी होती, पहले 0 होती फिर पहुँच गई 40, तो 40 में 0 निकालोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो अगर उल्टा लगेगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और सीधा होगा तो पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन कितना था? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कल को एक्सेलरेशन दे के आपको फाइनल दे देगा, इनिशियल पूछ लेगा, टाइम भी दे देगा, तो यहाँ पुट करोगे वो भी निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी कितनी चेंज हुई और कितने टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ आई बात की? और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो यहां तक समझ आ गया सबको? आगे बढ़े। अब देखो आगे एक बार फोर्स पढ़ लेते हैं, फिर वापस वर्क पे आते हैं। यहां पे देखो फोर्स। फोर्स क्या होता है?
व्हाट इज फोर्स? देखो फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, लेकिन वो फोर्स कितना लग रहा है वो कैसे पता चलेगा? भाई मान लो मैं दीवार पे कोई फोर्स लगाता हूँ, अब मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ कैसे पता चलेगा? हो सकता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, क्या पता चलेगा? तो फोर्स निकालने का तरीका होता है, जब भी आपको कोई पूछे फोर्स क्या होता है, तो आपको आंसर देना है मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी आपको चेक करना हो किस चीज़ के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि मैं जिस चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ उसका मास कितना किलोग्राम में, और उसकी एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कितने से कितनी चेंज कर पाया मैं कितने टाइम में, तो वो डिपेंड करेगा उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है। तो दोनों का प्रोडक्ट करके जो भी कैलकुलेशन में आएगा वही उसका क्या होगा? फोर्स होगा। और इसी को कहते हैं, इसका अगर ऐसा यूनिट पूछ ले तो आंसर क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन इसलिए होगा क्योंकि न्यूटन ने ही सिखाया था ये, और इसी को कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट जब चैप्टर मोशन पढ़ेंगे उसमें आप सीखोगे कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे और सेकंड लॉ क्या था, यही था वो। उसने सेकंड लॉ में बताया था कि फोर्स कैसे निकालनी है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में उसने ये बोला था कि दुनिया की कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहती है, मोशन में है तो वो मोशन में रहती है, जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करो। सही में अगर इस पेन को मैं यहाँ रखूँगा ना, यही रहना चाहिए, बट ये नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। आप स्पेस में चले जाओ, यहाँ पे कोई ग्रेविटेशन नहीं है। स्पेस क्या होता है? ये आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे ना तो आपका वेट होगा, कुछ भी नहीं है, एक जगह पेन रख के आ जाओ, 10 साल 20 साल के बाद वही रहेगा। अगर आप उसको ऐसे 10 की स्पीड में चलता हो छोड़ के आ जाओ, वो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है। और जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगे ये पेन कभी नहीं रुकेगा। लेकिन अर्थ पे ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, हवा की फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, अलग अलग फोर्सेस हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। अब दूसरे लॉ उसने इसलिए देना पड़ा क्योंकि लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया, मुझे बताओ, आप बोले एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी कहाँ लगेगी कैसे पता चलेगा? फिर उसने सेकंड लॉ दिया था कि फोर्स ऐसे निकलती है। ठीक है, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं आपको पूछूं, बताओ इसका ऐसे यूनिट क्या होगा? तो पहला आंसर होगा सर न्यूटन। लेकिन न्यूटन एक्चुअल में होता क्या है, उसको शॉर्टकट इसने बोला मेरा नाम रख दो खाली। कोई पूछे फोर्स कितना है, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, मेरा नाम बोल दो, समझ आ जाएगा फोर्स की बात हो रही है। एक तो फेमस हो गया। दूसरा, अगर बोले न्यूटन है क्या चीज़, तो न्यूटन क्या है, इसमें यूनिट लिखो, बताओ ऐसा यूनिट क्या होगा? मास क्या होता है? किलोग्राम। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। इसको मैं शॉर्टकट में न्यूटन कहता हूं। कितना फोर्स लगा? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का मतलब 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना फोर्स लगा। आई बात समझ? तो अगर पेपर में न्यूटन ना आया, पेपर में आपसे ये पूछा गया व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो फिर बच्चे न्यूटन ढूंढेंगे। न्यूटन नहीं मिला तो फिर वो ऐसे लिखा होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसको आपको लर्न नहीं करना है, आपको इसको लर्न करना है। क्योंकि फोर्स क्या होती है? मास कितना है, कितना एक्सेलरेशन करवा पा रहे, वही फोर्स होती है। भाई मान लो मैं एक गाड़ी को धक्का दे रहा हूँ, मैंने उसको धक्का दिया, बड़ी मुश्किल से 2-4 की स्पीड तक वो चलना शुरू हुई, तो पता चल गया फोर्स लगी है, क्योंकि मास भी था गाड़ी का और एक्सेलरेशन भी हुई, 0 से 2 पहुंच गई। ठीक है, अब एक बंदा और धक्का दे रहा है, उसने खड़े खड़े धक्का दिया, गाड़ी पर 10-20 की स्पीड में भाग रही है, तो ज़्यादा फोर्स किसके पास था? जिसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा थी, क्योंकि वैल्यू तो ज़्यादा आएगी ना। यहाँ पे मास उतना ही है, एक्सेलरेशन ज़्यादा रखोगे तो आंसर भी ज़्यादा आएगा, इसका मतलब फोर्स भी ज़्यादा आएगी। तो समझ आई बात की? इसका मुझे बताओ डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन बताओ इसका। डायमेंशन के लिए मुझे MLT लिखना है। अच्छा, ऊपर क्या है आपका? किलोग्राम मीटर, और नीचे क्या है? ऊपर लिखते हैं किलोग्राम क्या है, मास एक बार, L एक बार, और नीचे टाइम 2 बार। इसका मतलब M1 L1 T-2। और इसको डायरेक्ट याद रखना, आगे काम आएगा, क्योंकि अब फोर्स नेक्स्ट सब में आएगी। आप कुछ भी निकालोगे उसमें फोर्स आपको लिखना पड़ेगा, काम करना तो भी फोर्स लगती है। ठीक है, तो फोर्स समझ आ गया सबको? ये देखो इसका एग्जांपल भी है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? 300 न्यूटन। यहाँ कितना है? कौन सी चीज़ किस साइड जाएगी? क्योंकि जिस साइड फोर्स ज़्यादा है तो उधर ही तो ज़्यादा जाएगी चीज़, तो ये इसको खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? सबसे पहला आंसर न्यूटन।
अगर ऑप्शन में न्यूटन नहीं दिया तो फिर आप इसको ढूंढोगे। तो ये आप याद तो कर नहीं सकते, कभी सेकंड का मीटर सेकंड स्क्वायर का मीटर सेकंड हो जाएगा, कभी ये ऊपर लिख देगा, तो उस टाइम पेपर में मुश्किल हो जाएगी। तो आपको क्या लर्न करना है, फोर्स निकालने का तरीका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर यहाँ से आप फंडामेंटल तो याद होने चाहिए, तो यहाँ से फंडामेंटल के हिसाब से इसको लिख सकते हो। समझ आई सबको? और इसका डायमेंशन, इसको लिखने के बाद इसका डायमेंशन लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आंसर है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। अब आ जाओ यहाँ पे काम पे। चलो, काम क्या होता है? देखो यहाँ पे काम क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी चीज के ऊपर काम हुआ कि नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कि भाई पहले नंबर तो फोर्स लगनी चाहिए तभी तो काम होगा। फोर्स के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। मान लो मैं एक दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, क्या कोई काम होगा वहां पे? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स तो लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। दीवार गिर जाती है तो काम हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो प्रोडक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए और फोर्स लगे तभी ऐसा पॉसिबल है। मान लो मैंने यहाँ पे कोई टेबल है, उसमें मैंने पेन रख दिया, ठीक है, किसी बच्चे ने देखा यहाँ पे पेन पड़ा हुआ है, वो बाहर गया, मैंने उठा के लिखा, मैंने वापस वहीं रख दिया, फिर वो वापस आया, मैं उसको पूछूं बताओ काम हुआ, तो वो क्या बोलेगा? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में तो इसको हिलाया नहीं गया। इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई होती वो समझ आता कि फोर्स तो लगा है। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें होना कंपलसरी है। मान लो फोर्स तो आपने लगा दी 100 न्यूटन की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चीज़ का हुआ ही नहीं, तो काम कितना आया? 0। तो अगर पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो क्या आंसर दोगे? तो आंसर पहला होगा, इसका एसआई यूनिट, जैसे आपने फोर्स का पढ़ा तो इसका क्या लिखोगे आप? जूल। क्या लिखोगे? जूल। और जूल क्या होता है यहां से पता चलेगा, इसको एक जूल कहते हैं। देखो कैसे, किसने पूछा काम का एसआई यूनिट क्या है, तो आपको क्या लिखना है? सर वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का लेंथ मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। लेकिन अगर वो इसको और भी एक्सप्लेन करेगा तो बेटा न्यूटन की वैल्यू भी प्लेस करेगा। न्यूटन की वैल्यू क्या थी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। देखो एक्सप्लेन करके लिख देता हूं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। और जब इसको लिखो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, नीचे सेकंड स्क्वायर। ये होता है आपका क्या? काम। इसको कहते हैं काम, और इसी को आप शॉर्टकट में क्या बोल देते हो? जूल। तो समझ आई बात की? अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है ना तो आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती किसी को, कहाँ स्क्वायर लग रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है। फिर आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले वर्क का यूनिट क्या लिखना है? जूल। दूसरा पूछे ऐसा यूनिट तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। काम क्या होता है? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका ऐसा यूनिट पूछेगा तो कैसे लिखोगे ऐसा यूनिट? सबसे पहला सर हम लिखेंगे क्या? जूल। पहला क्या लिखेंगे हम लोग? जूल। और अगर इसका ऐसा यूनिट दूसरा लिखेंगे तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो न्यूटन मीटर ऑप्शन में होगा, तो यही इसका आंसर होगा। और अगर इसको और भी वो एलैबोरेट करेगा और भी खोल के लिखेगा तो कैसे लिखेगा? फिर वो फोर्स की वैल्यू भी पूरी रखेगा। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। ये वाला क्या आ गया? ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन लिखना है तो यहां से देख के डायमेंशन लिख सकते हो, लेकिन मैंने बोला फोर्स का डायरेक्ट याद रखना। क्या होता है? m1 L1 T -2, तो यहां से सीधा लिखेंगे। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? m1 L1 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ। क्या हो गया? m1 L2
ये डायमेंशन हो जाएगा किसका, काम का, ठीक है, वर्क का। तो यही डायमेंशन होता है एनर्जी का भी। यहां तक समझ आया सबको, उतार लो एक बार। डिस्प्लेसमेंट बस इतना सा याद करना होता है, बाकी कुछ नहीं याद करना आपको। फंडामेंटल यूनिट तो आने चाहिए साथ। जब आप इतना लर्न कर लोगे तो फोर्स आपको पता क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर आंसर होगा। और इसी का क्या होता है, जूल होता है। और इसी को फिर से एक्सप्लेन करेगा तो फिर आपको फोर्स का भी खोल के लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू ये वाला मीटर। और डायमेंशन है तो यहाँ इससे बना लो, नहीं तो फोर्स का डायरेक्ट याद रखो और सीधा पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ आ गया काम क्या होता है। काम तब तक नहीं होगा जब तक चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक कूली द्वारा किया गया काम कितना होता है, तो आंसर होता है 0। क्योंकि कूली ने जो बैग उठाया होता है वो कैसे उठाया होता है, सर पे और आगे चलता है। लेकिन काम होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और बीच में एंगल बनता है कॉस ऑफ थीटा। अब आप बताओ बैग और दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90। तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। बाकी कुछ भी रख लो, यहाँ पे 0 आते सारा 0 हो जाएगा। तो ये कभी आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी और पावर वाला कॉन्सेप्ट, उसमें आप डिटेल में सीखोगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिलहाल के लिए याद रखना, एक कूली द्वारा किया गया काम कितना होता है, 0। क्योंकि एंगल कॉस कितना बन जाता है, 90 का मतलब 0 होता है, और जैसे 0 आया सारा डाटा 0 हो गया, ठीक है। जैसे मान लो आप पूरी रात बैठ के पढ़ रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, मान लो पढ़ रहे हो, और सुबह उठ के क्या बोलोगे, मैंने रात को बहुत काम किया। बट साइंस के अकॉर्डिंग आपने 0 काम किया, क्यों, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, वर्क हो गया ना, एनर्जी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। एनर्जी देखो, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम, जूल। क्योंकि काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, और एनर्जी होगी तो काम होगा। मान लो मैं खड़ा हूं, बोल पा रहा हूं, किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। एनर्जी नहीं होगी तो काम नहीं कर पाऊंगा। तो दोनों का रिलेशन सेम होता है। तो एनर्जी का मतलब काम ही होता है, एक तरह काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की क्षमता ही, तो क्षमता को ही क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट पूछे तो आंसर क्या देना है, जूल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एनर्जी हमारी 2 टाइप की होती है, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है ये हम देख लेंगे, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। क्योंकि वर्क, एनर्जी और पावर एक चैप्टर है पूरा, तो एनर्जी तो वहाँ पढ़ने की नीड होगी नहीं, मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा आपको कंप्लीट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसको कहते हैं एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से आए उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और इसको कहते हैं एनर्जी पोसेस्ड बाय ड्यू टू इट्स पोजीशन। और अगर पोजीशन की वजह से आए उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी क्या है तो आंसर क्या होगा, ऐसी एनर्जी जो किसकी वजह से बने, मोशन की वजह से, उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा, काइनेटिक। और ऐसी एनर्जी जो किसी की पोजीशन की वजह से डिफाइन हो उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये किसकी एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल, ये देखो लिखा फोर्स। तो फोर्स से खींच के लेके जा रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और क्या है, क्या होता है फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका मास भी होगा, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है, काम भी हो रहा है इसमें, फोर्स भी लग रहा है, ठीक है।
अब हम देखते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है। अब पोजीशन और उसकी वजह से बताता हूँ मैंने बोला कि कोई भी ऐसी एनर्जी जो किसकी वजह से बने, मोशन की वजह से। जैसे मान लो एक चलती गाड़ी आ रही है तो उसमें मोशन तो होगा, चलती गाड़ी आपसे टकराएगी तो आपको चोट लगेगी, क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी थी, वहाँ से पता चलेगा उसमें एनर्जी थी। जैसे हवा चलती है बहुत तेज, उसमें भी तो एनर्जी होती है, मोशन की वजह से होती है उसमें, तभी तो वो हवा अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को उड़ा के लेके जा सकती है, क्योंकि उसमें एनर्जी थी। तो सेम देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। इसमें बताओ ये इस बॉल में कौन सी एनर्जी होगी, क्या लगता है? इसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल की काइनेटिक? यहाँ पे देखो कहाँ गया, बॉल नहीं आया, रुक गया। हाँ अब देखो, अब जैसे यहाँ पे स्टैंड होती है कोई चीज़, ठीक है, तो गुम हो जाती है। हाँ ये अब क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या बोला, ऐसी कोई भी एनर्जी, मैं एक बार समझा देता हूँ फिर आपको ये एग्जांपल सारी समझ आ जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी वो होगी जो मोशन की वजह से आएगी, कोई मोशन हो रहा है उसमें कौन सी एनर्जी होगी, हमेशा काइनेटिक। पोटेंशियल होगी जो पोजीशन की वजह से आएगी। फॉर एग्जांपल इस पेन को मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई एनर्जी है क्या? अगर इसी जगह मैंने मान लो ऐसे पकड़ा होता है एक पिन की तरह, अब आपको नीचे बैठाया जाता है, पूछूं बताओ एनर्जी, आप बोलो नहीं है, मैं जहाँ से छोड़ दूंगा ना फिर पता चलेगा हाँ जी एनर्जी थी इसमें। और ये किसकी वजह से आई, पोजीशन की वजह से, क्योंकि पोजीशन इसकी क्या है, ऊपर लेके आया हूँ, अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, कौन सी है वो, पोटेंशियल। छोड़ूंगा तो अपने आप नीचे जाएगी ये, क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल ही। और जैसे चलना स्टार्ट होगी तो पोटेंशियल कम होती जाएगी, क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे जाके ये जीरो हो जाएगा। और काइनेटिक मोशन की वजह से होती है, और काइनेटिक बढ़ती चली जाएगी। पोटेंशियल काइनेटिक दोनों आपस में क्या होती है, चेंज होती रहती है। और एक जगह कोई पोजीशन की वजह से आपको दिखेगी उसमें अभी एनर्जी, जैसे गाड़ी मान लो एक हाइट पे माउंटेन पे खड़ी है, उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक होगी, पोटेंशियल। भाई खड़ी है तो पोटेंशियल क्यों होगी, क्योंकि ग्राउंड से वो ऊपर खड़ी है ना, उसको छोड़ दो, ब्रेक अप्लाई नहीं करो तो अपने आप नीचे आएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी थी। कोई पूछ लेगा अगर मान लो छत के ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है, ए स्टोन ऑन रूफ, उसमें कौन सी एनर्जी है, तो क्या आंसर दोगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो कोई चीज़ अपने आप पावर बना लेती है पोजीशन की वजह से, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल। और जब चल रही होती है उसमें हमेशा क्या होती है, काइनेटिक। कोई पूछेगा एरोप्लेन में कौन सी एनर्जी होती है, एरोप्लेन में बेटा चल रहा होता है वो, उसमें कौन सी होगी, काइनेटिक तो होगी। हाइट में भी तो होता है वो, उसमें पोटेंशियल भी होती है, और उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जहाँ काइनेटिक पोटेंशियल मिल जाए उसको कहते हैं मैकेनिकल। तो उसमें दोनों एनर्जी होती हैं, क्योंकि मोशन में है तो काइनेटिक तो होगी, लेकिन हाइट पे है, छोड़ दो कुछ भी नहीं करो तो नीचे आगे गिरेगा वो, पोटेंशियल भी तो है उसमें। तो काइनेटिक और पोटेंशियल में फ़र्क क्या होता है, समझ आ गया? अब ये नहीं समझ आया फिर आएगा भी नहीं। ये देखो अब जैसे ये चल रहा है गाड़ी में, बताओ इसके अंदर कौन सी एनर्जी है। अगर मैं खाली इसका पूछूं, ये जो चल रहा है इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। क्यों? क्योंकि चल रहा है, मोशन में है, काइनेटिक है। इस बॉल को अगर देखोगे इसमें मोशन भी हो रहा है, काइनेटिक तो है ही है, प्लस इस बॉल को छोड़ दोगे गिर गया तो कहाँ आएगा, ये नीचे, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। अब इसकी देखो यहाँ से अब शुरू होगी काइनेटिक, क्योंकि मोशन में आ गया था। ऊपर जब था तब क्या थी, पोटेंशियल, और जैसे ही मोशन में आया तो काइनेटिक। देखो पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही चलेगा तो काइनेटिक बन जाएगी। इसमें देखो ये मोशन में है तो कैसी एनर्जी यहाँ पे, काइनेटिक। यहाँ पे पहुंच के हाइट की वजह से एनर्जी, तभी आगे जा गिरेगा भी, तो इसमें कौन सी होगी, पोटेंशियल। अगेन आगे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी। समझ आई? यहाँ पे देखो इसमें कौन सी एनर्जी है बताओ भाई, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मोशन में है। इसमें बताओ, ये समझ आया अभी? ये देखो क्या था ये, इसमें पोटेंशियल, जैसे ही कटा तो नीचे आया नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। समझ आया सबको? अभी भी समझ नहीं आया तो फिर नहीं समझ आएगा आपको। यहाँ देख लो, ये एग्जांपल सही काइनेटिक का, देखो क्योंकि इसमें एनर्जी तभी नीचे आया नहीं वो, काइनेटिक एनर्जी इसमें, क्योंकि चल रहा था। इसमें कौन सी है, ये तो बता रहा बोल बोल के काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो समझ आया दोनों में क्या फर्क होता है। चलो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है मोशन की वजह से इसमें एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब कल को पेपर में आ गया कि रनिंग ऑफ फैन कौन सी एनर्जी है, फैन चल रहा हो तो तभी तो हवा आती है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वो अगर ऊपर होगा स्टैंडिंग में है तो कौन सी एनर्जी इसमें, पोटेंशियल। गिरेगा तो नीचे आगे गिरेगा। अब आपने छोटे थे, आजकल भी वैसे होता है, जब गांव में मेले वगैरह लगते हैं
तो वहाँ पे क्या होता है, खिलौने होते हैं ना, गाड़ियाँ वगैरह, वहाँ पे चाबी वाली भी गाड़ी होती हैं। उस चाबी वाले में कौन सी एनर्जी होती है बताओ? एक होती है सेल वाली, सेल वाली, उसमें तो काइनेटिक होगी। लेकिन जो चाबी वाली उसमें कौन सी होगी? पोटेंशियल होगी। क्यों? क्योंकि आपने जब चाबी दी ना, उसकी पोजीशन चेंज करी, अब वो पोजीशन वापिस आ रही है, तो उसमें कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, जो स्प्रिंग वाली वॉच है, स्प्रिंग वॉच है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? और आपने शायद स्प्रिंग वॉच नहीं देखी होगी। एक आती है चाबी वाली घड़ी, ठीक है, घर जाकर पेरेंट्स को पूछना, उनके टाइम आती थी ये। तो एक चाबी वाली घड़ी आती थी, उसको एक बार चाबी दे दो, वो एक हफ्ता चलती रहती थी, टाइम टू टाइम चाबी देनी पड़ती थी। उसमें भी यही होता था, जब आप चाबी देते थे ना, जैसे गाड़ी चलती है ना, वैसे घड़ी वापस उसकी अपने में आगे उसके नीडल चलते रहते थे, और वो वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे हो। इतना स्लो आता था कि वो एक हफ्ता निकाल देती थी। अगेन थोड़ी सी चाबी दे दो, फिर वो एक दो हफ्ता चलती रहेगी। उसको बोलते थे स्प्रिंग वॉच। तो उसमें कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। और सेल वाले में तो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी की, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक तो आपको एग्जांपल समझ आ गए थोड़े, कौन सी किसकी एग्जांपल मैं लिख भी दूंगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, निकालने का तरीका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी है, mb स्क्वायर 1/2। m स्टैंड्स फॉर मास और b स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। ये होता है मास और ये होता है वेलोसिटी। 1/2 mb स्क्वायर। और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसका फॉर्मूला होता है mgh। m स्टैंड्स फॉर मास, g स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी और h स्टैंड्स फॉर हाइट। h स्टैंड्स फॉर हाइट। अगर आपको ये फॉर्मूला आता ना, आप इसके ऊपर बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ, अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ? अगर वेलोसिटी को डबल किया जाए तो बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बेटा पोटेंशियल एनर्जी पे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल में वेलोसिटी का रोल ही नहीं है कोई, तो आएगा नो चेंज। तो इसका आंसर कैसे मिलते हैं, ये आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। इनके एग्जाम्पल समझ आए सबको? क्या क्या एग्जाम्पल है इसकी? जैसे बोल देगा रनिंग ऑफ कार, किसकी एग्जाम्पल है? काइनेटिक एनर्जी। जैसे बोल देगा रनिंग ऑफ फैन ब्लेड, जो फैन के ब्लेड है वो चलते हैं, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। अगर बोल देगा फ्लड में कौन सी एनर्जी है, जो फ्लड आते हैं उसमें कौन सी है? मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो मेन एग्जांपल है वो क्या क्या है आपका? बोल सकते हो कार ऑन हिल। जैसे बोल सकता है स्टोन ऑन रूफ, छत पे क्या है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है। उसके बाद आ गया स्प्रिंग वॉच। ये पेपर में आए थे इसलिए मैंने एग्जांपल लिखवा दी, लेकिन आप खुद भी बना सकते हो। कोई भी एग्जांपल पूछे आप खुद भी पता कर सकते हो इसमें कौन सी एनर्जी है। देख लेना, मोशन हो रहा है तो काइनेटिक आंसर दोगे, स्टैंडिंग है तो पोटेंशियल दोगे, कोई चीज़ हाइट की वजह से आ रही है तो यहाँ पे देखो क्या है, हाइट डिपेंड करता है, जितनी हाइट होगी उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? अब देखो काइनेटिक एनर्जी में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इफ मास इंक्रीज देन what will effect on काइनेटिक एनर्जी? पहला ऑप्शन सेम रहेगी, दूसरा ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तीसरा ऑप्शन डिक्रीज होगी, फोर्थ ऑप्शन नन। तो जब भी कोई भी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, कुछ भी पूछे आपको पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? यही होता है फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का बताओ मास के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी का बताओ वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। और किसी का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है आमने सामने, तो सीधा इम्पैक्ट भी डायरेक्ट पड़ता है। अगर सामने वाली चीज बढ़ेगी तो ये भी आंसर बढ़ेगा,
क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आंसर तो बढ़ता जाएगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर बढ़ाता जाएगा। तो पहली बात, डायरेक्ट रिलेशन हो तो जो इंपैक्ट इस साइड डालोगे वही आंसर आएगा। अब मास को क्या किया गया था, इंक्रीज, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर मैं क्वेश्चन कल को एक और दे दूं, क्वेश्चन है, अगर मैं मास को क्या कर दूं 2 टाइम्स, क्या कर दूं 2 टाइम्स, तो मैं पूछ लूं बताओ काइनेटिक एनर्जी पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो क्या आंसर दोगे। अब आंसर निकालने के लिए देखो 2 टाइम 3 टाइम कोई नंबर चेंज कर, कैसे करोगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर 1/2 mv²। जो जो बोला वो इसमें पुट करो और जो भी एक्स्ट्रा दिखेगा फॉर्मूला वही आंसर होता है। अब 1/2 तो कॉमन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मास क्या कर दिया डबल, तो डबल मतलब 2m हो गया डबल। और वेलोसिटी कुछ नहीं किया तो वेलोसिटी रहने दो। एक्स्ट्रा क्या दिखा फॉर्मूले में, यही था एक्स्ट्रा, तो आंसर क्या आ गया भाई, जो भी पहले था उसका डबल ही तो आंसर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स, मतलब डबल हो जाएगी। समझ आई बात की। जैसे एक और क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने बोला मास, अब आप क्या करो वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दो। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 मास वही है, वेलोसिटी को डबल किया तो 2 भी लिखना पड़ेगा, लेकिन वेलोसिटी जो भी होगी उसका स्क्वायर होता है, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। अब बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो 4 एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, तो आंसर भी क्या आ गया, फॉर्मूले पुट करो जो भी एक्स्ट्रा वही आंसर होता है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या आ जाएगी 4 टाइम्स। जैसे एक और क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आया था, वेलोसिटी को आधा कर दिया, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी पे क्या इंपैक्ट आएगा। वेलोसिटी को आधा कर दिया, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो कुछ नहीं है सर, फॉर्मूले पुट करके देखेंगे। 1/2 m तो वही है, और वेलोसिटी को आधा कर दिया, हो गया आधी, हाफ कर दिया, कभी लिख के देता हाफ हो गया। तो 1/2 v का स्क्वायर नीचे 4, तो 1/4 कॉमन आ गया और बाकी वही बच गया। तो आंसर कितना आ गया, समझ आई बात की, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, जो भी उससे करोगे वो डबल दूसरा इंपैक्ट डालेगा। 1/3 होता तो 1/9 टाइम्स कम हो जाता। समझ आई बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगर वेलोसिटी को मैं क्या कर दूं 3 टाइम्स, बताओ पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इंपैक्ट आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h मतलब हाइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी है ही नहीं, तो कोई इंपैक्ट भी नहीं आएगा, तो मैं कह सकता हूँ नो चेंज। तो जो फॉर्मूले में आएगा ही नहीं तो क्या इंपैक्ट डालेगा वो। समझ आई बात की। बाकी मैं बोल दूं भाई मास क्या हो गया 2 टाइम्स, ठीक है, हाइट होगी 3 टाइम्स, बताओ पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इंपैक्ट आएगा। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। मास हो गया 2 टाइम्स, g वही है, h हो गया 3 टाइम्स, ओवरऑल कितना कॉमन आ गया, आंसर कितना आ गया 6 टाइम्स। तो निकाल दोगे, अभी कुछ भी पूछा जाए तो डबल ट्रिपल कुछ भी बताएगा तो आंसर निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले पुट करो, जो भी एक्स्ट्रा होता है वही आंसर होता है। समझ आई। और अगर खाली डिक्रीज इंक्रीज पूछे तो देख लेना रिलेशन कैसा उसका। जैसे आपने एक चीज पढ़ी थी अभी पीछे, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने बोला टाइम को इंक्रीज किया, बताओ वेलोसिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो सर कैसा रिलेशन है, इनवर्स उल्टा, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये चीज़ फॉर्मूले में किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डिक्रीज इंक्रीज। बाकी डबल ट्रिपल करेगा तो देखना फॉर्मूले में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है। तो समझ गए सब बच्चे, एनर्जी का समझ आ गया सबको। चलो एनर्जी का हमने सीख लिया। सबसे पहले इसका एसआई यूनिट जूल होता है, और अगर हम बात करें इसके टाइप की तो एनर्जी 2 प्रकार की मेनली है, काइनेटिक और पोटेंशियल होती है, और दोनों मिल जाए उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पूछा जाता है 1/2 mv²। m स्टैंड्स फॉर मास, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, और पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और g की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
देखो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इस पेन को मैंने पकड़ा, मैं छोड़ दूंगा ना तो ये नीचे गिरेगा, लेकिन किस एक्सेलेरेशन से गिरेगा, वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, वो फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो अर्थ की वजह से ग्रेविटी बनती है एक्सेलेरेशन। समझ आई बात की? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनर्जी समझ आ गया सबको? काइनेटिक पोटेंशियल की एग्जांपल क्या होती है समझ आ गई सबको? आगे देखो फिर प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? देखो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो कितने एरिया के ऊपर, वही डिफाइन करेगा प्रेशर कितना है। भाई मान लो कोई चीज खड़ी है, मैं उसको गिराना चाहता हूं, मैं जिस कॉर्नर पे फोर्स लगाऊंगा उसी कॉर्नर से बेंड होगा वो, तो वो डिपेंड करेगा मेरा फोर्स कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है, वही प्रेशर डिफाइन करेगा प्रेशर है कि नहीं है। अब इस दीवार के कॉर्नर पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, क्या मेरी फोर्स उस कॉर्नर पे पड़ेगी, बाहर साइड पे नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एरिया डिफाइन करेगा ना कितने एरिया पे फोर्स लग रहा है, वही प्रेशर बताएगा आपको। तो प्रेशर डिपेंड करता है किस एरिया पे पड़ रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं पूछूं बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? सर ऐसा यूनिट होगा, फोर्स होता है न्यूटन और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन में आ गया, ठीक है, नहीं आया तो फिर इसकी जगह पास्कल भी लिखेगा वो। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल। अब पास्कल साइंटिस्ट का नाम था जिसने प्रेशर निकालना बताया था, उसने अपने नाम का यूनिट दे दिया, जैसे फोर्स का न्यूटन बोलते हैं हम लोग। और पास्कल की सही में वैल्यू क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है पास्कल एक्चुअली में। इसकी जगह हम पास्कल लिख देते हैं कि प्रेशर कितना चाहिए, 10 पास्कल, 20 पास्कल, ठीक है। अब इसको और भी आगे एक्सप्लेन करेगा तो क्या करोगे भाई, फोर्स की भी वैल्यू लिखेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फोर्स क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर। इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे किलोग्राम मीटर ऐसे लिख लेंगे, सेकंड स्क्वायर, नीचे क्या आ गया? मीटर, क्योंकि नीचे वाला नीचे रहेगा ना। तो अब ये मीटर से एक कट गया, तो आंसर क्या आ गया? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और मैं बोलूं इसका बताओ डायमेंशन क्या है? देखो डायमेंशन के लिए मैंने क्या बोला, फोर्स को सीधा रखो, क्या होता है? L1 M1 L1 T -2। नीचे एरिया में क्या होता है? लेंथ, 2 बार, एक लेंथ कट गई तो ये आएगा M1 L -1 T -2। तो यही था ना, लेंथ का -1 हो जाएगा, टाइम का -2 हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन होता है। डायमेंशन कभी कभी पूछे जाते हैं पेपरों में। तो समझ आया प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है कितने एरिया पे प्रेशर पड़ रहा है, वो डिपेंड करता है। देखो अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वर्क एनर्जी पावर वाले जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां प्रेशर वगैरह सब कुछ हम पढ़ेंगे। फिलहाल की बताता हूं, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? एरिया बढ़ेगा प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? इनवर्स रिलेशन है। फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। भाई किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो प्रेशर भी तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन वही फोर्स अगर डिवाइड हो रही है पूरे एरिया में तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब मान लो आप कोई भी पिन लेते हो, उसको दीवार पे जैसे लगाना होता है, जैसे ये मान लो एक किल है, इसको मुझे दीवार पे लगाना है। अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो इजी लग सकता है, पीछे से फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा जगह पे। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है, एरिया कम होने की वजह से फोर्स ज़्यादा लगेगा प्रेशर। लेकिन अगर इसको उल्टा लगाऊंगा तो दीवार पे नहीं लगेगा। क्यों? भाई एरिया बढ़ गया ना, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम लगता है, फोर्स उतनी थी लेकिन प्रेशर अब इतना नहीं लगा जितना लगना चाहिए था। सेम अगर बोलेगा कि बताओ कैमल जो होते हैं वो रेत जो रेगिस्तान वगैरह होता है उसमें कैसे चल पाते हैं? क्योंकि उनके पैर बड़े बड़े होते हैं, उसके पैर बड़े होने की वजह से उनका प्रेशर कम अप्लाई होता है और पैर रेत के अंदर नहीं जाते हैं। वहीं पे अगर बोलेगा कि बताओ घोड़े वगैरह चल सकते हैं वहाँ पे, तो मुश्किल होता है। क्यों? उनके पैर छोटे छोटे होते हैं ना, वो रेत में धंस जाएंगे। रीज़न क्या होता है? प्रेशर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? पावर। पहले पावर भी देख लेते हैं कितनी पावर है। चलिए पावर देखते हैं। पावर क्या होती है? पावर क्या होती है? पावर
पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी की पावर चेक करनी है ना, उसको काम दे दो, ये काम करके बता। अब वो काम कितनी जल्दी करेगा वही उसकी पावर डिफाइन करेगा। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे आप इस चैप्टर को खत्म करोगे, इसके जो एमसीक्यूज होंगे तब आपको समझ आएगा हमने जो पढ़ा क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं। इसके कोई 40-50 हम क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो रेट ऑफ डूइंग, जहां भी रेट ऑफ वर्ड लग जाए उसका क्या मतलब होता है भाई, उस चीज को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना। यही क्या होता है आपका पावर। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट। ये भी साइंटिस्ट का नाम था वॉट, इसने बताया था पावर कैसे निकलती है। और एक तो पावर का यूनिट सीधा सीधा बन जाएगा। पावर का यूनिट क्या बनेगा बताओ, एक तो बन गया वॉट, और दूसरा बताओ काम क्या होता है और टाइम क्या होता है। तो यूल पर सेकंड भी क्या होता है आपका पावर होता है। ठीक है, यूल पर सेकंड भी क्या होता है आपका पावर होता है। तो किसी को भी अगर देखना है कि पावर कितनी है भाई, ये काम देखो काम कितनी जल्दी करा है इससे पता चलेगा। क्योंकि मान लो मैंने कोई 200-400 kg मिट्टी ला के रख दी और मैंने एक बंदे को बोला कि आपको ये उठा के बाहर रखनी है, तो उठाएगा तभी जब उसके पास पावर होगी। अब वो क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी लेके बाहर रखता जाएगा और एक टाइम पे ख़त्म कर देगा। फिर मैंने दूसरे बंदे को बुलाया कि भाई आपको भी ये मिट्टी बाहर रखनी है। अब उसने क्या किया, उसने उसको 2 ही बार में उठा के रख दिया बड़ी सी चीज़ में डाल के। बताओ पावर किसके पास ज़्यादा है, दूसरे वाले के पास। क्यों ज़्यादा उसके पास, क्योंकि उसने काम को कम टाइम में कर दिया तो पावर ज़्यादा थी। तो अगर मैं बोलूँ टाइम बढ़ गया तो पावर क्या होगी कम, टाइम कम हुआ पावर क्या होगी बढ़ जाएगी। ये फॉर्मूले से सब कुछ निकल जाता है, डिक्रीज इंक्रीज डबल हो गया ट्रिपल क्या होगा। तो समझ आइए यहाँ तक सबको। तो पावर का ऐसा यूनिट, पहला आंसर क्या दोगे वॉट, दूसरा आंसर क्या दोगे। और अगर इसका ऐसा यूनिट पूछा जाए तो आप देख लो वर्क का क्या लिखा था पीछे। ठीक है, बाकी इसका इतना ही कर लो काफ़ी है। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट। अब इसकी हमने पढ़ा था क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, जैसे आपने फोर्स पढ़ा था क्या था वो, मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ये देखो लिखा हो, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। आप किसी चीज, मान लो कोई चीज रनिंग में है, उसका कोई मास होगा और वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, दोनों का प्रोडक्ट को वही क्या उसका मोमेंटम डिसाइड करेगी। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज को आगे पुश करने में काम आता है, क्योंकि वो वेलोसिटी उसकी चेंज होगी तो तभी तो मोमेंटम होगा। कोई चीज नहीं चल रही उसका मोमेंटम नहीं होगा। अगर किसी की वेलोसिटी जीरो है उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। अब गाड़ी पे चल रहे उसमें क्या हो रहा होता है, मोमेंटम हो रहा होता है, क्योंकि उसका मास भी अपना और प्लस वो वेलोसिटी से चल भी रही होती है। तो मास इनटू वेलोसिटी। यहां से एक पेपर में क्वेश्चन आया था, प्रोडक्ट ऑफ मास इधर ब्लैंक छोड़ा था इज कॉल्ड मोमेंटम। तो यहां क्या आना था, पूछा था। तो बस ये फॉर्मूला घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी बोल देगा वेलोसिटी को इंक्रीज किया, बताओ मोमेंटम पे क्या इफेक्ट आएगा। बेटा डायरेक्ट रिलेशन है तो मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ आई बात की। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, यहां से निकालो आप, बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। सर मास होता है किलोग्राम और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर, ये हो जाएगा इसका यूनिट। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, ऊपर आ जाएगा m1, मास 1 है, लेंथ भी 1 है और टाइम नीचे। ठीक है, ये हो गया आपका मोमेंटम। प्रेशर भी हो गया, पावर हो गया, मोमेंटम हो गया। एक और लिख लो इंपल्स। इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। कितनी फोर्स कितने टाइम के लिए लगाई जाए वही डिफाइन करेगा कि उस पर इंपल्स कितना हो रहा है। किस चीज़ के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और कितने टाइम तक उसको लगाते जा रहे हो, तो वही डिफाइन करेगा उस पर इंपल्स कितना हो रहा है। और इसका मुझे बताओ ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। इंपल्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। देखो जितनी भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, ये फिजिक्स का बेस है।
ये लास्ट लिखो स्ट्रेन के बारे में, गुच्छा छोड़ देंगे, स्ट्रेन लिखो। देखो स्ट्रेन क्या होता है, देखो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ और नीचे आता है ओरिजिनल लेंथ। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बोलेगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, तो आंसर होगा इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, ध्यान से देखना। मान लो कोई चीज थी पहले कितने मीटर की, 5 मीटर की, ठीक है, मैंने उसको खींच के क्या कर दिया, 8 मीटर कर दिया। अब मैं वो जो बताओ इसमें स्ट्रेन कितनी हुई, तो स्ट्रेन क्या था, डायमेंशन चेंज कितना हुआ, 3 मीटर, और ओरिजिनल कितना है, 8 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, क्या इसका कोई यूनिट आया, क्या इसका कोई यूनिट आया, और जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन भी नहीं होता। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन कैसे लिखोगे, पेपर में क्वेश्चन आता है ये, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, तो आपको आंसर देना इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। और स्ट्रेन होता क्या है, किसी चीज में कितना खिंचाव आ सकता है, उसी को स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है।